हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ अकाउंटिंग को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का एक अद्भुत चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत 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 आसान तरीके से पढ़ेंगे। पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बना रखा है इसको, है क्या इसमें ऐसा? बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको कि सर अरे तो नर्सरी वाले जान जाएंगे, सर नर्सरी वालों को समझ में आ जाएगा, सर हम तो 12th वाले हैं, है ना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वर्ड है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये वही शब्द है जहाँ से PSR का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जहाँ से एडमिशन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जहाँ से रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है और जहाँ से डेथ का चैप्टर निकल के आता है। इसका मतलब ये जो शब्द है ना, ये इन सभी चैप्टर्स की जननी है, माता जी हैं। अब माता जी हैं तो पैर तो छूना पड़ेगा ना, हाँ है ना। आ जाओ, चलो देखो, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है समझो। देखो, जैसे 2 या 3 लोग हैं, ये तीनों लोग करते हैं बेटा बिजनेस, पार्टनरशिप का मान लो, ये लोग करते हैं बिजनेस। अब जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप हम कब बोलेंगे कि इनके बीच में है? तब बोलेंगे जब ये तीनों के तीनों मिल के बिजनेस करें और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लें। ये तीनों के तीनों मिल के बिजनेस करें और इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लें। अगर ये 2 शर्तें पूरी कर रहे हैं, मतलब ये तीनों के तीनों पार्टनर हैं और इनके बीच में पार्टनरशिप है। अच्छा, अब पार्टनर्स हैं तो एग्रीमेंट भी होगा, बोलो हाँ है ना। सर अभी एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट तो समझा दो। देखो भाई, एग्रीमेंट क्या होता है, आगे चलकर इन तीनों के बीच में, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, आगे चलकर इन तीनों के बीच में जिन जिन मुद्दों पर लड़ाई हो सकती है, जिन जिन पॉइंट्स पर लड़ाई हो सकती है, वो सभी पॉइंट्स आज ही तय करके और इस एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एग्रीमेंट, ठीक है। तो जैसे इनके बीच में तय हो जाएगा कि भाई प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे ना, बराबर बराबर बांटेंगे, और इन तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे कि भाई पार्टनर्स नेम क्या क्या है। एक का नाम है सलमान, एक का नाम है शाहरुख और एक का नाम है कैटरीना। तो सलमान, शाहरुख और कैट, तो 3 पार्टनर इनके पास हो जाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जो इनके बीच में तय हो जाएंगे और इस एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये बन गया एग्रीमेंट। अब जरा ध्यान से समझना बेटा। अब जैसे पहले साल बिजनेस हुआ, दूसरे साल बिजनेस हुआ, तीसरे साल बिजनेस हुआ, चौथे साल से क्या हुआ, कैटरीना ने कहा कि भाई देखो, अभी तक तो हम प्रॉफिट बराबर बराबर बांट रहे थे, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटेंगे। मतलब रेशियो को चेंज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। अब ध्यान से समझना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का तरीका ये नहीं है कि आप इसको काट करके और इसके नीचे 3:2:1 लिख दीजिए। नहीं, ऐसे चेंज नहीं होता। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो पुराने एग्रीमेंट को फाड़ना पड़ेगा और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसमें ये वाला रेशियो लिखा रहेगा। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पुराना एग्रीमेंट जब भी फाड़ा जाए और नया एग्रीमेंट बनाया जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब कब ऐसा हो सकता है? कब कब हमें पुराना एग्रीमेंट फाड़ करके नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है? अगर रेशियो में कोई चेंज आता है, यानी कि PSR में रेशियो में कोई चेंज आता है, तो हमें पुराना एग्रीमेंट फाड़ना पड़ेगा और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और इसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये तो गया पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लो ये तीनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, कैटरीना नाराज हो जाए, कहे भैया हमें नहीं करना तुम्हारे साथ बिजनेस, तुम लोग नालायक आदमी हो, प्रॉफिट ज़्यादा ले लेते हो, हैं। तो ये दोनों कहें कि भैया हम नहीं जाएंगे, रिटायर, हम छोड़ के जा रहे हैं बिजनेस, रिटायरमेंट ले लेंगे। तो अब क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में तो तीनों का नाम है और अब ये चली गई हैं, तो अब नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ना, तो नए एग्रीमेंट में 2 लोग का नाम होगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पुराना एग्रीमेंट फाड़ेंगे और एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे। तो रिटायरमेंट के केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा सर। जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो पुराना एग्रीमेंट फटेगा और नया एग्रीमेंट बनेगा बाकी दोनों के साथ, ठीक। अच्छा, मान लो ये तीनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक चौथा पार्टनर आ जाए, तो अब उसका नाम इसमें डालने के लिए क्या करेंगे? इसी में लिख देंगे? नहीं, एग्रीमेंट फटेगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा, एडमिशन।
एडमिशन के वक्त भी पुराना एग्रीमेंट फाड़ा जाएगा और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि जब जब भी पुराना एग्रीमेंट फाड़ा जाए और नया एग्रीमेंट बनाया जाए उस चीज को हम लोग बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। और कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? पीएसआर के टाइम पे नया एग्रीमेंट बनेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, एडमिशन के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी पुराना एग्रीमेंट फाड़ेंगे नया एग्रीमेंट बनाएंगे। किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो भी पुराना एग्रीमेंट फटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये सब हमारा होता है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुराना एग्रीमेंट फाड़ना, नया एग्रीमेंट बनाना। ठीक है, तो यही है रिकॉन्स्टिट्यूशन और कुछ भी नहीं है। ये टर्म कई बार आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं है, पुराना एग्रीमेंट हटा के नया एग्रीमेंट बनाना, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। और कब कब पुराना एग्रीमेंट हटेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, रेशियो जब बदलेगा, रिटायरमेंट जब होगा, एडमिशन जब होगा और डेथ जब होगा। ठीक बात है। चलो, अब क्योंकि आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, अब हम लोग अपना मेन जो टॉपिक है पीएसआर उसको शुरू करते हैं। ठीक, देखिए पहले तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब जान लीजिए, यानी कि पीएसआर का मतलब क्या होता है। तो ये पीएसआर का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कोई मतलब नहीं है बेटा, देखो ध्यान से समझो। पीएसआर का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे अगर लिखा हुआ 3:2:1, यानी कि अगर 3 लोग हैं, सलमान, शाहरुख और कैटरीना, तो ये लोग प्रॉफिट को 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये लोग पूरा जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे और सबसे बड़ा वाला टुकड़ा मिलेगा सलमान भाई साहब को, उससे छोटा वाला शाहरुख को और सबसे छोटा टुकड़ा जो है कैटरीना को। तो वो लोग प्रॉफिट को इस तरीके से बांटेंगे कि सबसे बड़ा हिस्सा इनको, उससे छोटा इनको, उससे छोटा इनको। यही हमारा पीएसआर होता है, प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो जैसे मान लीजिए ये सलमान भाई साहब हैं, ये शाहरुख भाई साहब है और कैटरीना। तो अभी ये लोग प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं? 3:2:1 में, 3:2:1 में, मतलब सबसे बड़ा प्रॉफिट इनको मिलता है, उससे छोटा प्रॉफिट इनको, ठीक है, उससे छोटा प्रॉफिट इनको और सबसे छोटा प्रॉफिट इनको। इस तरीके से अभी फिलहाल ये लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं। अच्छा, अब मान लो पहले साल तक इन्होंने बांटा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिला, फिर इनको मिला, फिर सबसे कम इनको। दूसरे साल इन्होंने बांटा, सबसे ज़्यादा इनको, फिर इस कम, सबसे कम इसको। तीसरे साल इन्होंने बांटा, सबसे ज़्यादा इनको, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब चौथे साल में ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि भैया देखो, अब क्या है ना, अब प्रॉफिट ऐसे नहीं बटेगा। अब प्रॉफिट कैसे बटेगा, ध्यान से समझना जरा। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट अब ऐसे नहीं बटेगा, अब प्रॉफिट बटेगा 1:2:3 में, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा कैटरीना को, फिर उससे छोटा इनको और सबसे छोटा इनको मिलेगा। आई बात समझ में? सबसे छोटा इनको मिलेगा। बताओ रेशियो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि पहले प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा सलमान को मिलता था जब बंटता था, अब 4 सालों तक तो इनको मिला सबसे बड़ा हिस्सा। 4 साल बाद अब प्रॉफिट जब बटेगा तो इनको मिलेगा सबसे छोटा हिस्सा। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझना बेटा, जब भी रेशियो चेंज होता है ना तो क्या होता है, किसी एक पार्टनर का नुकसान या किसी 2 पार्टनर का नुकसान, किसी एक का फायदा, मतलब किसी का फायदा होगा किसी का नुकसान होगा। जैसे इस केस में देखो, अब सलमान भाई साहब का जो हिस्सा था, अब इन्होंने अपना बहुत सारा हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया, इनको एक छोटा सा हिस्सा बचा है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस कर दिया। क्या कर दिया सर? इन्होंने कर दिया सैक्रिफाइस। इनका तो बराबर ही है, इनमें ज़्यादा अंतर है नहीं। इनका पहले छोटा हिस्सा था, अब इनको बड़ा हिस्सा मिल रहा है, इसका मतलब इन्होंने गेन किया है। अब जब भी प्रॉफिट बटेगा तो इनको सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, तो मतलब इनको शेयर क्या हुआ है, इनको शेयर गेन हुआ है। आई बात समझे? तो इनको सेक्रीफाइस और इन्होंने गेन किया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जो सेक्रीफाइस करता है, सोच के देखो, अब आगे आने वाले सारे टाइम के लिए इसका कितना बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो अगर इसका इतना बड़ा लॉस हुआ है तो बताओ इसको कुछ ना कुछ भुगतान होना चाहिए कि नहीं, कुछ ना कुछ इसका फायदा होना चाहिए कि नहीं। तो हम इसको करेंगे पेमेंट। तो पेमेंट हम किस में करते हैं, गुडविल में। अब गुडविल क्या होता है आगे आपको समझ में आएगी। तो इनका फायदा हुआ है, इनसे थोड़ा सा गुडविल लेंगे और उठा करके हम इनको दे देंगे। अब गुडविल क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि जिसका नुकसान होता है रेशियो चेंज होते वक्त, जिसका नुकसान हुआ है उसको हम कुछ ना कुछ करके भरपाई करेंगे। और किससे करेंगे, जिसका फायदा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा क्या, चेंज इन पीएसआर। अब थोड़ा सा इसको और अंदर समझते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात।
चलो तो अभी तो फिलहाल आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, अब जरा एक और चीज़ समझो। तो जैसे 3 पार्टनर हैं, सलमान, शाहरुख और कैटरीना। मान लो ये प्रॉफिट को बांटते हैं, ओल्ड रेशियो जो इनका है 60%, 30% और 10%, ठीक, 10%। अब ये प्रॉफिट को फिलहाल ऐसे बांट रहे हैं 60, 30, 10। अब न्यू रेशियो में मान लो चेंज हो जाए रेशियो, इनको मिले 40%, इनको मिले 40% और इनको मिले 20%। अब अगर ध्यान से तुम देखो इस रेशियो के चेंज होने की वजह से हुआ क्या, ये जो पार्टनर था जिसको प्रॉफिट का 60% मिलता था, अब प्रॉफिट का कितना परसेंट मिल रहा है, 40%। इसका मतलब कितना परसेंट इसने सैक्रिफाइस कर दिया, इसने सैक्रिफाइस किया 20%। कितना सैक्रिफाइस किया इसने, 20%। कैसे निकाला तुमने ये सैक्रिफाइस कि इसने 20% निकाला है, छोड़ा है? तो सैक्रिफाइस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि सर मैंने क्या किया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दिया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दिया। अरे वाह, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख गए तुमने एक नया फॉर्मूला बनाना सीख लिया बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ध्यान से समझो, तुमने जैसे ही ओल्ड में से न्यू को घटाया, तुम्हें पता चला 20% तो इसने सैक्रिफाइस कर दिया। इधर देखो, पहले इसको 30% मिलता था, अब 40% मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ सैक्रिफाइस नहीं, यहाँ गेन हो रहा है। तो ध्यान से समझो, ओल्ड में से न्यू जब माइनस करोगे ना तो यहाँ -10% आएगा। इसका मतलब यहाँ गेन हुआ, यहाँ सैक्रिफाइस नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया और तुम्हारा आंसर माइनस में आया, इसका मतलब तुम्हारा गेन है। यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करो, ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ पे आएगा -10%। इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है बेटा, गेन है। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू और हमारा आंसर जो माइनस में आ रहा है ना, वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो गेन है। अब ध्यान से समझो, जितना इसने सैक्रिफाइस किया है सलमान ने, उसी में से 10% गेन हुआ है शाहरुख को और 10% गेन हुआ किसको, कैटरीना को। आई बात समझ में? ये पूरा चेंज इन रेशियो का जब भी पीएसआर में चेंज होगा तो यही पूरा खेल होता है कि कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और वही जो सेक्रीफाइस करेगा बाकी लोग को वही हिस्सा मिलता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ऐसे समझो। आपके छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में मान लो छोटे भाई बहन है, मान लो 3 भाई बहन है, सबके पास 10-10 चॉकलेट है। अब मान लो एक भाई ने 10 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट कहा कि मैं तुम दोनों के दूंगा, तो 5 चॉकलेट इसने जो सेक्रीफाइस किया है उसी 5 में से 2.5 इसको मिलेगा, 2.5 इसको मिलेगा, है ना। तो जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना ही तो गेन हुआ आप दोनों का मिला के। तो सिंपल सी बात है, बस वही। और तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब मैं आपको रेशियो में लेके चल रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, कि कैसे रेशियो के फॉर्म में, अभी तो हमने बस बेसिक सी बात समझी कि क्या होता है रेशियो और सेक्रीफाइसिंग का क्या मतलब होता है। अब आपको मैं रेशियो के फॉर्म में बताता हूं कि कैसे गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे, है ना। देखो बेटा, अब रेशियो के फॉर्म में कैसे निकालोगे, तो मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे, जिसमें मैंने आपको ओल्ड रेशियो दे दिया 3:2:1 सलमान, शाहरुख और कैटरीना। फिर मैंने आपको न्यू रेशियो दे दिया 1:2:3 सलमान, शाहरुख, कैटरीना। ठीक है, अच्छा सर, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिखूंगा, सलमान, शाहरुख और कैटरीना। चलो, अब मैं कैसे निकालूं भाई सेक्रीफाइस। अभी आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला देखा, क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। तो हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है और कैटरीना का अलग निकालना है, देखना किसका सेक्रीफाइस हो रहा है किसका गेन। तो पहले मैं सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो सर, पहले निकालते हैं सलमान का। अब सलमान का अगर आप ओल्ड देखोगे तो पहले इस रेशियो को हम लिखें कैसे, ध्यान से समझो। 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी रेशियो को माइनस करने के लिए आपको सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, फ्रैक्शन में। तो इस रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे करोगे, 3 2 5 1 6, तो सबके अपॉन में 6 6 लगा दो, ऐसे कर। और इसको भी 3 2 5 1 6, सबके अपॉन में 6 6 लगा दो। चलो सर, अब बन गया फ्रैक्शन। अब माइनस करो, ओल्ड सलमान का ओल्ड 3/6 -1/6, डिनोमिनेटर सेम है
ऐसे लिखो, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा सर। अब शाहरुख का निकाल लो, 2/6 ओल्ड माइनस 2/6 सर 0, इसने कुछ भी नहीं किया। कैटरीना का निकालो, 1/6 ओल्ड माइनस न्यू कितना है 3/6। डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस एक बार लिखते हैं उसको, जब सेम होगा तो एक बार लिखेंगे। फिर 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 3, तो ये हमारा आ जाएगा -2/6। तो अब मैंने क्या बोला था कि सैक्रिफाइसिंग का अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं और कोई आंसर नेगेटिव में आ जाए तो मतलब वो गेन होगा। क्या होगा? वो फायदा होगा, है ना, वो गेन होगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस सिर्फ इसने किया है और जितना इसने सैक्रिफाइस किया है वही इसको गेन हुआ है। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ होता है, इस तरीके से हम गेन और सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जिसने हमारा जो है सैक्रिफाइस किया है, जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको हम देंगे भाई, क्योंकि इसने छोड़ा है, इसने त्यागा है अपना शेयर, तो इसको हम कुछ ना कुछ इसका कॉम्पनसेशन देंगे, गुडविल। और किससे लेके देंगे? इससे। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जब आगे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। वो फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई। अगर आ गई तो अब हम लोग समझेंगे गुडविल। ये जिसका पेमेंट हम लोग कर रहे हैं ना, कि जैसे इसने सैक्रिफाइस किया है तो अब इसको थोड़ा सा गुडविल मिलना चाहिए, तो इससे गुडविल लेकर के हम देंगे। तो भाई गुडविल तो समझ में आ जाए, गुडविल है क्या? चलो आ जाओ गुडविल समझते हैं। देखिए गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम एंड गुड रेपुटेशन। जैसे आप हैं तो आपकी भी तो क्लास में कोई इज्जत होगी, है ना। तो अगर आपकी क्लास में एक इज्जत है, रेपुटेशन है, तो हम ये कहेंगे कि आपकी गुडविल है। अगर ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ज़्यादा है गुडविल आपकी, ज़्यादा इज्जत है। अगर कम होगी तो हम कहेंगे आपकी गुडविल कम है। आपके पापा हैं, वो भी सोसाइटी में निकलते हैं, उनको भी 4 लोग जानते हैं, उनकी भी गुडविल है, उनका भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है। तो गुडविल का मतलब होता है गुड नेम एंड गुड रेपुटेशन। तो जैसे एक इंसान की इज्जत होती है ना सोसाइटी में, वैसे ही हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस का भी, किसी बिजनेस का बहुत ज़्यादा नाम होता है, किसी बिजनेस का बहुत कम नाम होता है। किसी बिजनेस का बहुत ज़्यादा रेपुटेशन होता है, किसी बिजनेस का बहुत कम रेपुटेशन होता है। जैसे भाई अगर मान लो मैं टाटा की बात करूँ, टाटा सॉल्ट, टाटा नमक बेचता है, तो टाटा जो सॉल्ट है उसकी गुडविल बताओ आप, उसका नाम रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। कल को आप कोई नमक की कंपनी खोलो, क्या उसकी गुडविल उतनी होगी जितनी टाटा सॉल्ट की? नहीं। तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सॉल्ट है, उसकी रेपुटेशन अभी कम है, उसका नाम अभी कम है, लेकिन जो टाटा सॉल्ट है उसका नाम ज़्यादा है। तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा? जिसका ज़्यादा नाम है। सिंपल सी बात है, टाटा सॉल्ट। आप कम प्रॉफिट कमाओगे, है ना। जिसका ज़्यादा नाम, उसके पास ज़्यादा कस्टमर, जिसके पास ज़्यादा कस्टमर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। जिसका कम नाम, उसके पास कम कस्टमर, वो कम प्रॉफिट कमाएगा। सिंपल है ना। इस सारा खेल इसी का ही है। तो प्रॉफिट जो है वो पूरा का पूरा गुडविल पे डिपेंड करता है, रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बिजनेस का अगर नाम बहुत ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाएगा। आई बात समझ? या हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब उसका नाम बहुत ज़्यादा है। भाई सिंपल सी बात है ना। तो कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी होगी, है ना। तो सिंपल सी बात बस ये। तो गुडविल का मतलब गुड नेम एंड गुड रेपुटेशन, और जितना ज़्यादा नाम आपका होगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। बिजनेस की जगत में बहुत सिंपल सा कानून है, हर व्यापारी को पता होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब गुडविल, भाई रेपुटेशन क्या चीज़ है देखते हैं। गुडविल क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल है, जो रेपुटेशन है, जो अच्छा नाम है, ये क्या है कि इंटेंजिबल एसेट। आप इसको छू नहीं सकते। कैसे? तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा है, लाओ मैं छू के देखूँ। नाम आप छू नहीं सकते, नाम आप फील कर सकते हो। जैसे आप टाटा सॉल्ट का नाम बहुत ज़्यादा है, आप उसको टच कर सकते हो? नहीं टच, इसको फील किया जा सकता है। आप जहाँ जाओगे, भाई कौन सा नमक खरीदना चाहिए, टाटा सॉल्ट खरीदो, टाटा सॉल्ट नाम है उसका, हर जगह वो फील किया जा सकता है, उसको टच नहीं कर सकते, है ना। तो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। दूसरा, इट इज़ वैल्यूएबल। लेकिन गुडविल बहुत वैल्यूएबल एसेट है, होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे सर। बिजनेस के पास अगर गुडविल नहीं है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, है ना, नहीं कमा पाओगे आप 1 करोड़ का सामान दुकान में ला के रख लो और मार्केट में आपका कोई नाम नहीं जानता, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। गारंटी से बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये चीज़ होता है, ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है। आई बात समझ में? बहुत वैल्यूएबल एसेट है। दूसरा, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। भाई सिंपल सी बात है, ये आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। जैसे अब मैंने टाटा सॉल्ट की बात की, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, हज़ारों कंपनी जो सॉल्ट बना रही हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? भाई टाटा सॉल्ट।
तो इन लोगों के कंपैरिजन में एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका नाम बहुत ज़्यादा है, उसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है। तो गुडविल आपको एक्सेस प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। आई बस समझ, बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। फिर है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती है, नॉर्मल बात है। जैसे अभी खान सर का देखिए कितना बड़ा वो चल रहा है, बयान पे बयान बयान पे बयान। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कभी उनको लोग गलत समझ रहे हैं, गुडविल ज़्यादा हो जा रही है। कभी उनको लोग मतलब गलत समझ रहे हैं तो गुडविल कम हो जा रही है। फिर उनका बयान आ रहा है, लोग सही समझ रहे हैं, फिर गुडविल ज़्यादा हो जा रही है। फिर कोई बयान आ रहा है, फिर लोग गलत समझ रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये तभी वैल्यूएबल है जब आप पूरा का पूरा बिजनेस बेचेंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान खोलिए, उसमें 10 लाख रुपए लगा दीजिए शुरू में। पहले साल आपको कोई नहीं आएगा क्योंकि कोई नहीं जानता, कस्टमर ही नहीं है, ठीक है। तो पहले साल कोई नहीं आएगा। दूसरे साल धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ेंगे आपके। तो पहले साल मेहनत किया आपने, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल, 9वें साल, 10 साल तक लगातार उसमें बिजनेस किया आपने, ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस किया आपने। अब 10 सालों में जो आपका बिजनेस में नाम बना है ना, जो पूरा मार्केट में एक शोर आपने बनाया ना, भी कपड़ा खरीदना है ना, फलाने क्या खरीदना है भाई साहब, कपड़ा बेच ही नहीं सकता कौन से अच्छा, फलाने से अच्छा कपड़ा मतलब फलाने मतलब आप, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नाम आपने बनाया है ना, ये जो गुडविल है, जो गुडविल आपने बनाया, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो सोचो, आप सोच के देखो, आपकी दुकान की कीमत लेकिन अभी भी कितनी है? 10 लाख रुपए ही है ना, क्योंकि ये जो नाम आपने बनाया इसकी आप मनी वैल्यू अभी नहीं निकाल पाओगे, है ना। आपसे अभी भी कोई पूछे भाई तुम्हारे दुकान की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 10 लाख, क्योंकि मनी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान से समझो, अगर मैं आपका बिजनेस खरीदने आ जाऊं, मैं कहूं कि भैया ये 10 लाख रुपए ले लो और मुझे अपना बिजनेस दे दो, तो आप सोचोगे कि भैया 10 लाख का तो सिर्फ माल है, बाकी ये जो 10 साल से मैंने ये जो पूरा नाम बनाया है, जिसकी वजह से इस दुकान पे इतना भयंकर कस्टमर आ रहा है, तो बिजनेस बेचने के बाद भी तो एक कस्टमर आएगा ना, तो सारा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो इस नाम का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फायदा मुझे मिलेगा तुम आपके जाने के बाद। तो आप कहोगे कि भैया नहीं 10 लाख तो सामान की कीमत है, ये जो पूरा नाम मैंने बनाया है ना, इस नाम का 10 लाख अलग से दो। अब यहां पर आपने गुडविल की वैल्यू निकाल दी। सर गुडविल की वैल्यू 10 लाख रुपए मनी के टर्म में कैलकुलेट कर दी, लेकिन निकाला कब? जब बिजनेस आपने बेचा, जब पूरा बिजनेस आपने सेल किया, तभी आपने गुडविल की वैल्यू निकाली। जब तक आपके हाथ में था तब तक आप गुडविल की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, है ना। ये चीज है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब आपका पूरा बिजनेस बिकेगा ना, गुडविल की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे, उससे पहले नहीं निकाल पाओगे। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन द गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी आपने 10 लाख रुपए निकाल दिया, एग्जैक्ट निकालना कि 10 ही लाख होगा, 9 लाख होगा, 8 लाख, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम निकालते हैं, बिजनेस में हम निकालते हैं, भले ही मुश्किल है। दैट्स वाई वी स्टडी अकाउंट्स में। मुश्किल है, खतरों से खेलने का शौक है हम लोग को, कॉमर्स वालों को है कि नहीं, निकालते हैं हम लोग। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आ जाओ वो चीज़ें जो गुडविल को बढ़ा भी सकती हैं और गुडविल को घटा भी सकती हैं, है ना। गुडविल को बढ़ा भी सकती हैं और गुडविल को घटा भी सकती हैं, गुडविल को बढ़ा भी सकती हैं और गुडविल को घटा भी सकती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। पहली चीज़ है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। कपड़े की दुकान तो मछली मार्केट में खोलोगे, क्या लगता है जिसने कपड़े की दुकान कपड़े की मार्केट में खोला है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे? भाई जाहिर सी बात है, जिसने कपड़े की दुकान कपड़े की मार्केट में खोली है ना। तो इसका मतलब कपड़े की जो दुकान है उसकी जो एक्चुअल गुडविल है वो कहाँ है? कपड़े की मार्केट में। यहाँ तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, यहाँ तुम कितना भी घिस लो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। प्रॉफिट कम मतलब गुडविल कम, प्रॉफिट ज़्यादा मतलब गुडविल ज़्यादा, सिंपल सी बात है ना। तो तुम्हारा जो गुडविल का वैल्यू है वो डिपेंड करता है किस पे? लोकेशन कहाँ है भाई साहब, लोकेशन कहाँ है आपकी, है लोकेशन बहुत मैटर करती है साहब गुडविल में। अब कपड़े की दुकान अगर तुम मछली मार्केट में खोलो, कोई गुडविल नहीं है वहाँ पे, वहाँ कोई नाम नहीं बन सकता, कोई कस्टमर नहीं जाएगा तुम्हारे पास कपड़ा खरीदने। आई बात समझ में? वही कपड़े की दुकान अगर तुम कपड़े की मार्केट में खोलो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी गुडविल यहाँ पहुँच गई, मैं मेहनत नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच गई, है ना। ये ताकत होती है फेवरेबल लोकेशन की ये ताकत होती है। गलत लोकेशन पे बिजनेस खोलोगे खत्म हो जाओगे,
लोकेशन बहुत ध्यान से चुनना बिजनेस खोलते वक्त, है ना, ये चीज़ समझो। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हमारा कितना अच्छा है, जितना अच्छा मैनेजमेंट उतना अच्छा प्रॉफिट, और जितना अच्छा प्रॉफिट उतना अच्छा गुडविल, सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा गुडविल। मैनेजमेंट खराब तो प्रॉफिट खराब, और प्रॉफिट खराब मतलब गुडविल ऑटोमेटिकली खराब। तो मैनेजमेंट के ऊपर भी गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है। दूसरा, लॉन्जेविटी ऑफ बिजनेस, कितने लंबे समय से बिजनेस चल रहा है। कोई बिजनेस अगर पिछले 100 साल से चल रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसके पास इसकी गुडविल ज़बरदस्त होगी, है ना, इसके पास गुडविल बहुत ज़्यादा होगी, इसका नाम बहुत ज़्यादा मार्केट में होगा। भाई कोका कोला है, 150 सालों से चल रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है उसका मार्केट में नाम भी है। आज आप अपना खुद का कोका मतलब कोला खोलो, कितने लोग जानेंगे उसको? 2-4 लोग, आपके घर परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग। 1-2 दिन में तो इतने ही जान पाएंगे ना। कोका कोला को पूरी दुनिया जानती है, तो उसका गुडविल का अंदाज़ा। और आपको अभी 2 दिन हुए हैं, उसको 150 साल हो गए, तो लंबे समय से चल रहा है, तो गुडविल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बिजनेस बहुत लंबे टाइम से चला रहा है, इसका मतलब उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। और कम टाइम से चल रहा है, इसका मतलब गुडविल कम होगी, तो इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ गुड्स, अगर आप डेली यूज़ के गुड्स बना रहे हो तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। जो डेली यूज़ के गुड्स होते हैं वो तो लोग खरीदेंगे डेली, तो प्रॉफिट फ्लक्चुएट नहीं करता है, बिल्कुल स्टेबल होता है, गुडविल अच्छी रहती है। जो फैंसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे वो बीच में एक चला था ना, सोना सोना है जहाँ, क्या था वो लड़की, वो डांस कर रही थी ना पाकिस्तानी सूट पहन के। अब सोचो कोई पाकिस्तानी सूट बेच रहा हो, जब तक कि ट्रेंड है प्रॉफिट, ट्रेंड खत्म प्रॉफिट डाउन। यही प्रॉब्लम होती है फैंसी प्रोडक्ट्स में, जो बिजनेसमैन डील करते हैं। उनका जो प्रॉफिट है ना वो पहले तो बढ़ेगा जब तक ट्रेंड है, ट्रेंड गया, और जिसका प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी नहीं है मार्केट में, और जिसका प्रॉफिट स्टेबल है उसकी गुडविल ज़बरदस्त है। तीसरा है पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपके बिजनेस के पास कोई लाइसेंस है, अगर आपके बिजनेस के पास कोई लाइसेंस है, इसका मतलब पूरे मार्केट के राजा हुआ, आपके अलावा कोई आ नहीं सकता उस मार्केट में, ज़बरदस्त गुडविल है आपकी। और अगर लाइसेंस नहीं है किसी मार्केट में तो बहुत सारे लोग आएंगे, फिर प्रॉफिट कम कमा पाओगे। कम प्रॉफिट मतलब कम गुडविल, ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा गुडविल, ठीक। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर किसी मार्केट में आप इकलौते हो, जैसे रेलवे, इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे के मामले में इंडियन गवर्नमेंट अकेली है, ज़बरदस्त गुडविल है, और मोनोपोलिस्टिक राइट नहीं है तो कम गुडविल है, सिंपल सी बात है। रिस्क इन्वॉल्व, अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है मतलब गुडविल कम है, और अगर रिस्क कम है तो मतलब गुडविल ज़्यादा है, सिंपल सी बात। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेंड इंक्रीजिंग, कि पहले साल कम था, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपका बिजनेस अच्छा है। और अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर साल घटता हुआ जा रहा है प्रॉफिट, इसका मतलब गुडविल खराब है, सर अच्छी नहीं है गुडविल, है ना। ये है, तो ये हमारा ये वो चीज़ें हैं जो गुडविल को बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए। एक बिजनेसमैन को ना, जो एकदम प्योर बिजनेसमैन होगा, वो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखेगा। बिजनेस का लोकेशन अच्छा चुनेगा, मैनेजमेंट बढ़िया रखेगा, ठीक है, लंबे समय से तो ठीक है, नेचर अच्छा रखेगा, गुड्स का लाइसेंस अपने पास रखेगा, प्रॉफिट लगातार उसके बिजनेस का बढ़ेगा, मतलब गुडविल अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। अब देखो ध्यान से, गुडविल 2 तरीके का होता है, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जैसे देखो, अब अगर आप एक कपड़े की दुकान खोल रहे हो, ठीक है, आप अगर एक कपड़े की दुकान खोलो, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, कपड़े की दुकान आपने खोली, 10 लाख रुपए लगाया और उसको 10 साल से चला रहे हो आप, तो आप ये जो नाम आपने बनाया है ना, ये जो नाम आपने 10 सालों से बनाया, ये परचेज खरीदा हुआ नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये क्या आपके लिए क्या हुआ? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपने बनाया है इसको। पर अगर यही बिजनेस मैं खरीद लूँ आपका, ये बिजनेस अगर मैं आपका खरीद लूँ, तो मेरे लिए वो गुडविल क्या हुआ? मेरे लिए वो गुडविल होगा परचेज्ड गुडविल, क्योंकि मैंने बनाई नहीं है, मैंने तो आपसे बिजनेस खरीदा तो गुडविल भी मुझे मिल गई, ये मेरे लिए परचेज्ड गुडविल हो गई। आई बात समझ में? जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होता है इसको रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जो परचेज गुडविल होती है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। आई बात समझ में? सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था गुडविल वगैरह से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
कि गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो आपका मार्केट में नाम होता है ना बिजनेस का, जो आप पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, 10 सालों तक घिस के बनाते हो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते कि अगर मेरे बिजनेस में इतना नाम है तो इस नाम की मनी वैल्यू क्या है, वो हम निकालना सीखेंगे अगले वीडियो में। 3 मेथड होते हैं, ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा, मज़ा ना आए तो पैसा वापस, है ना। और सुनो यार, इतनी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट है, अपने फ्रेंड को तो भी भेज दो, फ्री में मिल रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो, उसको नहीं करने दोगे क्या? हाँ, तुम्हारा दोस्त है यार, बेस्ट फ्रेंड है, भेज दो उसको, है। ऐसे ही पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।